तो बाबरी विध्वंस केस में आपका सबसे बड़ा फैसला आ गया है। जज एस के यादव ने फैसला सुना दिया है कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। सभी आरोपियों को बरी किया गया है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जज एस के यादव ने 28 साल के केस के बाद बोला है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। आवेश में और आक्रोश में कार सेवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब तक का सबसे बड़ा फैसला बाबरी मामले में कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यह कहा गया है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। आरोप ये लगा था इन पर कि इन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया था, कार सेवकों को इस बात के लिए उत्तेजित किया था कि बाबरी ढांचे को तोड़ा जाए। इसके अलावा एक षड्यंत्र बनाया गया था और षड्यंत्र के साथ बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया था। इन तमाम आरोपों को नकार दिया है सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज एस के यादव ने। उन्होंने कहा है कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, इसे आक्रोश में और आवेश में अंजाम दिया गया है, इसलिए किसी को सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। 32 लोग हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए टेलीविजन पर लगातार देख रहे थे क्या होगा। इस मामले में अब उन्हें बरी कर दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को बरी किया गया है, कल्याण सिंह को बरी किया गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अविनाश के पास। अविनाश, बताइए किस आधार पर बरी किया गया है 32 आरोपियों को और इसके बाद एक नए राजनीतिक विवाद की शुरुआत? बिल्कुल दीपक जी, आपको बता दें कि यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, सीबीआई विशेष अदालत के बाहर की तस्वीर है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोर्ट रूम में जब जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया तब उन्होंने कहा कि यह सडन घटना थी, यानी कि कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं थी। यह भी कहा गया कि आवेश में आकर जो तमाम वहां पर कार सेवक थे, आवेश में आकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। यानी कि जो तमाम आरोपी थे, तमाम आरोपियों की तरफ से और बचाव पक्ष की तरफ से जो दलील दी जा रही थी कि ना तो उन्होंने कोई षड्यंत्र किया है और ना ही लोगों को भड़काया है, बल्कि जो वहां पर लाखों कार सेवक उस दिन इकट्ठा थे 6 दिसंबर 1992 को, चूंकि एक श्रद्धा थी और उसी श्रद्धा के तहत उन्होंने आवेश में आकर उस ढांचा को तोड़ा। और वैसे में चूंकि 2000 पन्ने का ये पूरा फैसला है और अब जज ने ये बोल दिया है कोर्ट रूम में कि पूर्व नियोजित घटना नहीं थी बल्कि सडन घटना थी, अचानक से ये घटना हुई और जो तमाम लोग थे वहां पर उन्होंने आवेश में आकर बाबरी मस्जिद को गिराया। सभी आरोपियों को, सूत्र बता रहे हैं जो कोर्ट में मौजूद हैं, सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है इस पूरे मामले से। क्योंकि देखा जाए तो पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से जो तमाम आरोपी हैं उनको सजा का प्रावधान किया जाए, लेकिन अब चूंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, तो वैसे में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यानी कि अब किसी भी आरोपी को कैद की सजा नहीं सुनाई जाएगी। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा दीपक जी, आप देख सकते हैं कोर्ट रूम के बाहर की ये तस्वीर है और अब से थोड़ी देर बाद जो तमाम आरोपी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर मीडिया से बातचीत करेंगे और जो बचाव पक्ष के वकील होंगे उनकी तरफ से भी पूरी बात रखी जाएगी कि आखिर जज ने अपने फैसले में और क्या कुछ कहा। जो आरोप लगाए गए थे अभियुक्तों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ, उन आरोपों में कितना दम था, जो दलील दी गई थी उन दलीलों में कितना दम था। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है दीपक जी कि सभी आरोपियों सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन, जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया अधिकारी जी 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 आ जाइए जी कि जो सबूत कोर्ट के अंदर आए थे उसको देखने के बाद
उसको देखने के बाद सीबीआई ने साफ कहा है कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके हिसाब से कार सेवा होनी थी। वहां पर लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी और वहां पर आक्रोश और आवेश के चलते इसको तोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वहां पर मौजूद थे, जिन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, उन्होंने इस विध्वंस को रोकने की भी कोशिश की थी। आइए सुनते हैं वकील एक बार और क्या कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था। ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी। फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटो के आधार पर बताया कि फोटो के होने की वजह से किसी को अकेले नहीं बनाया जा सकता। अब फोटोग्राफ के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। तो दूसरा जो एक्सक्यूज दिया है कोर्ट ने, जो तर्क दिया है कोर्ट ने, वो ये दिया है कि जो एविडेंस सबमिट किए गए थे वो पूरे नहीं थे। मसलन जो फोटोग्राफ्स उस दिन 6 दिसंबर 1992 को खींचे गए थे उसके नेगेटिव अरेंज नहीं करवाए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। इसके अलावा जो वीडियो टेप्स दिए गए थे वो पूरे नहीं थे, कटे फिटे थे, फैब्रिकेटेड थे, इसलिए उनको एविडेंस के तौर पर मान्य नहीं किया गया। इसी के चलते इन तमाम 32 आरोपियों को छोड़ दिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला सीबीआई कोर्ट का, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति की नई परिभाषा, नई दिशा लिखेगा। 6 दिसंबर 1992 जिसे ये कहा गया कि अब 6 दिसंबर 1992 को मौलाना अली कादरी कह रहे थे कि गंगा जमनी जो तहजीब है वो खत्म हो गई, भाईचारा खत्म हो गया। एक बार फिर से अपने पैनल का रुख करूंगा। तमाम मेहमान मेरे साथ हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ जुड़ गए हैं, मौलाना अली कादरी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मौलाना सईदुल अली कादरी मेरे साथ जुड़ गए हैं, श्री प्रभजानंद शरण जी महाराज। ठीक है, ये तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, आप उनको दिखाइए। लेकिन उससे पहले मैं अब चलूंगा अरविंद सिंह के पास। मेरे सहयोगी अरविंद सिंह मेरे साथ मौजूद है। अरविंद, लीगल ऑप्शन, लीगल रिकोर्स सीबीआई के पास क्या है? क्या इस फैसले के खिलाफ बड़े अदालत में अपील किया जाएगा या सीबीआई इसी को इतिश्री समझ लेगी? क्योंकि अब पॉलिटिकल लाइनिंग्स पूरी तरह से बदल गई है। अब उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इस पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन को किया था, तो वो तो मानेगी कि सीबीआई का कोर्ट का जो सत्य है यही एक सत्य है और इसी सत्य को वो आधार मान लेगी। क्या ऐसे में सीबीआई को पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलेगा ऊपर की अदालत में इस मुकदमे को ले जाने का? देखिए, अगर सीबीआई चाहे तो निश्चित तौर पर इस मामले को हाईकोर्ट में ले जा सकती है। हालांकि इस मामले में कोई दूसरा पक्ष अगर चाहे जो कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस कर सके कि इस मामले में एजेंसी को ऊंची कोर्ट का रुख करना चाहिए, तो कोई तीसरा पक्ष भी जाकर के कोर्ट में अर्जी दायर कर सकता है और उसके बाद में निर्देश दिया जा सकता है एजेंसी को। लेकिन इस मामले में जो बात है, अगर फैसले की बात करें तो 4 बिंदु कोर्ट ने कहे हैं। जैसा कि हम जिस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि कोर्ट को यह तय करना है कि ये घटना पूर्व नियोजित थी या फिर ये आवेश में किया गया, तो कोर्ट ने साफ कर दिया ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। जो कुछ हुआ वो सब कुछ आवेश में हुआ और आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, ये कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप भी कुछ देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे फैसला आने से पहले कि कोई सीधे सबूत नहीं है जिसके जरिए ये साबित किया जा सके कि वाकई ऐसा उत्तेजक भाषण दिया गया जिसकी वजह से कार सेवकों ने वहां पर जाकर के ढांचे का विध्वंस कर दिया। और यही बात कोर्ट के फैसले में भी रिफ्लेक्ट हुई है। कोर्ट ने आगे ये कहा है कि सीबीआई अपने केस को प्रूव करने में नाकामयाब रही है, तो सीबीआई के पास ऊंची अदालत में जाने का विकल्प खुला है। अगर वो चाहे तो ऊंची अदालत में जा सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कोर्ट ने इस फैसले को लिखा है। लगभग 30 दिन तक का फैसला लिखा, 30 दिनों में फैसला लिखा गया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला होगा और उसमें अपने फैसले को जस्टिफाई करने में जज ने काफी हद तक
जो कहा जा सकता है कि एक बड़ा लिखित फैसला उन्होंने दिया होगा। तो उस फैसले के खिलाफ अगर सीबीआई जाती है तो कौन से वो कानूनी खामियों का इशारा वो करती है या कौन से ऐसी नई चीज वो कहती है जिसके आधार पर उसको लगता है कि निचली अदालत ने उन तथ्य और सबूतों की उपेक्षा की है, वो हाईकोर्ट को कन्विंस करना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है सीबीआई के लिए, क्योंकि अब इस मामले को 28 साल से ज्यादा का वक्त बीत। और अरविंद, मैंने वो इस आधार पे कहा था क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो घटा था वो मेरे पास टेप में मौजूद था और उसमें मैंने एक मिनट की रिकॉर्डिंग दी थी। किसी आदमी पर यह आरोप नहीं था, क्योंकि अगर इस तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होते तो मेरे ख्याल से आज तो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके होते। और उस दिन के वीडियो रिकॉर्डिंग बकायदा मौजूद थे जिसमें दिख रहा है कि ये तमाम नेता, कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भड़काऊ भाषण 6 दिसंबर 1992 को कम से कम नहीं दिया गया था जिसके चलते कार सेवकों पर या इन नेताओं पर यह आरोप लगे कि इन्होंने मस्जिद को तोड़ा है। सीधे चलता हूं मौलाना साजिद रशीदी जी के पास। मौलाना साजिद रशीदी जी, अब कब बनवा रहे पिटीशन हाईकोर्ट में जाने के लिए कि भाई इनको तो बरी कर दिया, फिर से एक बार गंगा जमनी तहजीब की हत्या कर दी कोर्ट ने, क्या आप ये कहेंगे? देखिए, मैं आपकी भाषा तो नहीं बोल सकता, लेकिन जिस वक्त बाबरी मस्जिद का फैसला आया था अक्टूबर में और सारा कुछ मानने के बावजूद कोर्ट ने वो जगह मंदिर को दे दी थी, तो उसी वक्त ये फैसला हो गया था कि आरोपी भी बरी हो जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है, ये तो होना ही था, क्योंकि जब जगह ही मंदिर को दे दी गई, अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 142 का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने वो जगह राम मंदिर को दे दी, तो अब इसमें बच क्या गया। लेकिन ये हैरानकुन अफसोसनाक इसलिए है कि जब हमारी जुडिशरी, हमारी अदालतें, हमारे कोर्ट जब इस तरह से किसी भी बात को हल्का करने का काम करें तो कहीं ना कहीं हैरानी जरूर होती है। ठीक है, एक मिनट वकील को सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब देंगे आचार्य विक्रमादित्य जी। आचार्य जी, जवाब तय कर लीजिए, वकील कुछ कह रहे सुनते हैं। सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है, तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई रथ यात्रा के बारे में कुछ कहा? जी, और आगे लाओ आइडिया लाओ। रथ यात्रा के बारे में नहीं, ये विषय रथ यात्रा का नहीं था, ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने की। आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं है, यानी पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया। मुक्त कर दिया गया। सर, सीबीआई जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है लालकृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, अपने घर पे टेलीविजन पर इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। ये तस्वीरें उनकी पीछे दिखाई दे रहे हैं, उनके सेक्रेटरी दीपक चोपड़ा, साइड में दिखाई दे रही है उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी, और आप देख सकते हैं लगातार हर मिनट की खबर लालकृष्ण आडवाणी के घर भी ली जा रही थी। और अब राहत की सांस ली होगी इन तमाम नेताओं ने, क्योंकि ये लोग लगातार कह रहे थे कि इन्होंने कार सेवकों को कभी नहीं उकसाया कि बाबरी ढांचे को तोड़ दिया जाए, और उनके इस स्टैंड को आज कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट का कहना है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि घटना पूर्व नियोजित थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने ढांचा तोड़ा शायद वो इस शरारत के बारे में सोच के आए थे, लेकिन इस शरारत का बीजेपी और आरएसएस से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। निराश है मौलाना साजिद रशीदी साहब। साजिद रशीदी साहब आरोप लगा रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी क्या कहेंगे? बड़े निराश है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि बाबर और औरंगजेब से प्रेम क्यों? अरे बिल्कुल दीपक जी, ये बिल्कुल जवाब नहीं दे सकते। ये तो ये भी नहीं बता सकते कि जो उस किताबों में लिखा गया है कि जो बाबर और औरंगजेब जो थे आक्रांता थे, ये तो वो भी नहीं मानेंगे। ये तो इनके बादशाह थे, इनके खानदान से थे, इनके माई बाप थे। ये वास्तविक तौर पर यही साबित करना चाहते हैं। बाकी रशीदी जी की बात जो है, जो वास्तविक तौर पर ये बात करते हैं साजिश की। साजिश तो इस देश में वो रची गई थी जिसमें हिंदुओं को कश्मीर से निकाल दिया गया है, उसको ये साजिश नहीं मानेंगे। जो पूरा हिंदुस्तान जानता है साजिश थी। साजिश वो थी जब पार्लियामेंट में अटैक किया गया, साजिश वो थी जब गोधरा के अंदर जिस प्रकार से निहत्थे राम सेवकों पे वहां पर अंतराल लगा दी गई, साजिशें वो थी। वो साजिश नहीं मानेंगे। वहां पर तमाम लोगों में जब मुंबई पे अटैक होता है, वो साजिश नहीं थी इनके लिए। लेकिन जब भी
जहां पर देखिए लाल कृष्ण आडवाणी के तमाम वीडियोस अवेलेबल है कि उन्होंने किस किस प्रकार से स्टेज से निकलकर लोगों को वहां रोकने का प्रयास किया। अरे क्या कर रहे हो आप? इन्होंने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जाके वो वीडियो यूट्यूब पे ऐप में जाके देख ले। रशीदी जी इस देश में बलवा कराना चाहते हैं तथाकथित तौर पर। जो मुस्लिम पक्ष है वो सीधे साधे लोगों को बरगलाकर अपने शब्दों को कोर्ट के शब्दों में बनाकर से कोर्ट ने कहीं नहीं कहा ये बात कि वो जगह बाबरी मस्जिद थी। कोर्ट ने कहा वो जगह जो थी वो ढांचा जो था वो हिंदू मंदिर था। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी जो बरी होके बाहर आ रहे हैं उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। सबसे पहले सुनते हैं 26 लोग वहां पर मौजूद थे, 6 लोग अधिक उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर वहां पर उपस्थित नहीं थे। क्या कहते हैं वकील और एक्यूज, आपको सुनवाते हैं। दिए गए साक्ष्य इतनी नहीं थे कि उनको कोई भी किसी प्रकार का आरोप साबित हो सके और विस्तृत रूप से न्यायालय में बैठ कर उद्घाटित किया कि जो साक्ष्य हैं वो इन लोगों सभी लोगों को बरी करने के लिए पर्याप्त है। सजा करने की कोई भी साक्ष्य क्या बात नहीं तोड़ा उन कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने, जिनके मन में तोड़ने की जिज्ञासा रही होगी, जिनके मन में तोड़ने का विषय रहा होगा सांकेतिक कार्य सेवा को डिस्टर्ब करना, सांकेतिक कार्य सेवा को असफल करने की जिनकी भी योजना रही होगी। ये काम विवेचक का था, ये काम हम लोग का नहीं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से अब साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यह कहा गया है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, कुछ लोग पीछे से आए जिन्होंने इसे तोड़ा। स्वामी विक्रमादित्य ने तर्क दिया कि षड्यंत्र तो कहां हुआ है। षड्यंत्र जम्मू कश्मीर में हुआ है जब वहां से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। षड्यंत्र तब हुआ जब 26/11 का हमला मुंबई पर हुआ। षड्यंत्र तब हुआ जब देश की पार्लियामेंट पर अटैक किया गया। ये तमाम षड्यंत्र के उदाहरण है। मौलाना अली कादरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या टिप्पणी है, और क्या जिस तरह से जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, क्या आप उसको षड्यंत्र मानने से इनकार करते हैं? और भारत का मुसलमान उस वक्त क्यों चुप था जब जम्मू कश्मीर से इन कश्मीरी पंडितों को निकाला गया? देखिए दीपक, पहले तो आपको जवाब ये देना चाहूंगा कि आपने औरंगजेब और बाबर से रिश्तेदारी का सवाल किया था, तो ना मेरी रिश्तेदारी दीपक चौरियस्सा से है, ना मेरी रिश्तेदारी बाबर से है, ना मेरी रिश्तेदारी औरंगजेब से है। सर, मेरी रिश्तेदारी आपसे तो है, हम दोनों एक देश के नागरिक हैं। इस देश में इस देश के नागरिक के तौर पर हम दोनों भाई भाई हुए। आप वो देशवासी है, जरूर है, आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। रिश्तेदारी आपकी नहीं बोली मैंने, मौलाना साजिद रशीदी की रिश्तेदारी है। वो हर वक्त उनको डिफेंड करते हैं कि बाबर ने जो किया अच्छा किया, औरंगजेब ने जो किया अच्छा किया। वो अकबरुद्दीन ओवैसी और असउद्दीन ओवैसी भी डिफेंड करते हैं कि 800 साल हमने राज किया था, अभी भी 15 मिनट दे दो खाली करवा देंगे। कल के दिन अगर दीपक चौरियस्सा भी अगर मस्जिद बनाते हैं तो मस्जिद की हिफाजत मैं ही करूंगा। और मंदिर की हिफाजत नहीं करेंगे आप, मस्जिद की करेंगे। मंदिर की नहीं करेंगे, मस्जिद की करेंगे। ये तो एक तरफा बात हुई ना मौलाना अली कादरी जी। देखिए, मंदिर की हिफाजत करने के लिए मंदिर के लोग हैं, मस्जिद की हिफाजत करने के लिए मस्जिद के लोग हैं। अच्छा, तो आपके वो लोग कहां थे जब कश्मीर में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था? जब कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने कई मस्जिद गिरा दी, कई मस्जिदों को अपना ठिकाना बना लिया, तब आप लोग कहां थे ये भी बता दीजिए। चरारे शरीफ पर जब हमला हुआ था तब आप लोग कहां थे ये बता दीजिए। अब आप जरा ज्ञान देना बंद करें और मुझसे थोड़ा सर, ज्ञान नहीं, ये तथ्य है जिसके बारे में देश जानना चाहता है आपसे। ये तथ्य हैं, ये हार्ड फैक्ट्स हैं। मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा ना। ये बताइए हजरत बल पे क्यों हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, ये भी बता दीजिए। हम किसी भी आतंकवादी के हरकत की कड़ी निंदा करते हैं और कोई आतंकवादी गतिविधियों की हम कभी तायद नहीं करते हैं। ये देश से हमें प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा, और जो कोई भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा हम उसको कभी अपना नहीं समझेंगे। इस्लाम वो मजहब है जो आतंकवाद के खिलाफ है और हम इस्लाम को मानने वाले हैं, तो हम कभी किसी आतंकवादी इसीलिए मोहम्मद साहब के नाम पर जैसे मोहम्मद बन जाता है, अरे लश्कर तैयबा भी बन जाता है। अरे साहब, तैयबा का लश्कर भी बन जाता है। जैसे मोहम्मद साहब के नाम पर जैसे मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन भी बन जाता है जो जम्मू का भारत के असेंबली पर हमला, भारत के पार्लियामेंट पर हमला कर देता है। ये भी तो एक हकीकत है ना। राम के नाम पर भी तो कत्ल किया जा रहा है ना।
वो तो बरी कर दिया सर आपने 5 मिनट पहले कोर्ट का जजमेंट नहीं देखा। जय श्री राम बोलोगे तो मार देंगे, भारत माता की जय बोलोगे तो मार देंगे। नहीं तो ये राम के नाम पर आतंक नहीं हो रहा है क्या? अच्छा कहाँ हुआ भाई बता दीजिए। जैसे मोहम्मद के नाम पर भारत की संसद में क्या हुआ पता है ना आपको? जैसे मोहम्मद के नाम पर भारत की संसद में क्या हुआ मौलाना अली कादरी पता है ना आपको? नहीं तो उसको मॉब लिंचिंग कर दी गई। क्या उस वक्त दीपक चौरसिया घर में आराम कर रहे थे क्या? नहीं बिल्कुल आराम नहीं करता हूँ, मैं तो दिन रात काम करता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ कि उस वक्त मौलाना अली कादरी क्यों खामोश थे जब मॉब लिंचिंग करके 2 संतों को पाल घर के अंदर मार दिया गया? तब आपके सेक्युलरिज्म के आंसू कहाँ गए थे मौलाना अली कादरी? जवाब दीजिए। पालघर के वाक़े पर मैंने निंदा की, लेकिन आपने तबरेज अंसारी पर क्यों खामोशी की? तबरेज के टाइम पर भी हमने निंदा की थी मौलाना अली कादरी, पुराने टेप निकाल कर देख लीजिए। गलत को गलत कहते हैं लेकिन उसको धर्म की आड़ में हम ढकते नहीं है। आप जर्नलिस्ट का हक अदा कीजिए, आप एक विशेष समुदाय को सेव करने की कोशिश मत कीजिए। मैं किसी समुदाय को सेफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच को सच कह रहा हूँ मौलाना अली कादरी जी। के ऊपर क्यों आघात करते हैं, प्रहार क्यों करते हैं? आप अगर हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखना चाहते हैं तो जितना प्यार आपको मुसलमान से उतना प्यार आपको हिंदू से होना चाहिए। जितना प्रेम आपको अपने मुसलमान के त्योहारों पर है उतना ही त्योहार हिंदुओं का भी आपको प्रिय होना चाहिए। आज भी समय है कादरी साहब, देश को अगर अपना मानते हैं तो भाईचारा बना करके रखें। और प्रभुजानंद जी 1 मिनट रुक जाइए, मौलाना साहब को पूरा करने दीजिए प्लीज। कादरी जी आपकी आखिरी लाइन नहीं आई है, ठीक से रिपीट कर दीजिए। जजमेंट के बारे में आप क्या कह रहे थे? ये कह रहा हूं कि ये जो सीबीआई की तरफ से जो एविडेंसेस पेश किए गए बराबर तौर पर नहीं पेश किए गए। अगर हम ऐसे ही बरी करते जाएंगे तो कल के दिन हमारे देश में ऐसे और फसादी पैदा होंगे। इनको रोकने के लिए हमको हाईकोर्ट जाना है और इनको दंडित करना है, ये मेरा मुतालिबा है। प्रभुजानंद महाराज जी के पास चलता हूं, फिर धीरेन्द्र मैं आपके पास आऊंगा। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल है इससे जुड़ा हुआ। प्रभुजानंद जी क्या ठीक कह रहे हैं मौलाना अली कादरी? दीपक जी कादरी साहब जो बोलते हैं ना सुनी सुनाई बात कहते हैं। बस मैं जो कह रहा हूँ उस समय मैं छोटी उम्र का था, 10 साल का बच्चा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई किसी तरह का कोई भड़काऊ भाषण नहीं, कार सेवा करने के लिए लोग गए वहाँ पर और लोगों ने जब देखा कि हाँ इस तरह का प्रतीक है, 2 गए उधर, 4 गए, 10 गए, 20 गए, ये सब चलते गए और जो सत्य था वही सत्य की बात सीबीआई ने की है, कोई लाग लपेट नहीं किया। हाँ अगर ये लोग रहते ना सीबीआई में तो वहाँ से तोड़ मड़ोड़ करके सबूत जरूर देते, लेकिन मैं कह रहा हूँ सत्य रूप से अयोध्यावासी हो करके, और अयोध्या का आदर्श राम का आदर्श है, बाबर का आदर्श नहीं। और सत्य कह रहा हूँ वहाँ पर किसी प्रकार की कोई पहले से योजना नहीं थी। योजना क्या थी? हम जाकर के भजन पूजन करेंगे। 2 लोग उधर उड़े। 1 मिनट रोकूंगा आपको सीधे महाराज जी, 1 मिनट रोकूंगा सीधे। इकबाल अंसारी कुछ कह रहे हैं अयोध्या से, इकबाल अंसारी पक्षकार हैं, कह रहे थे केस वापस पूछेगा कोई भी, कैमरा देख के बोलिएगा, कैमरा देख के बोलिएगा, ठीक है? जब रेडियो बताइए। जी एक बार मैसेज डाल तो हाँ ठीक है चलो बाबरी वाले मामले में सभी आरोपी बरी होकर इस पर देखिए, जब बाबरी मस्जिद पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने का जो है 9 नवंबर को आ गया तो तब भी अच्छी बात रही, पूरे देश के लोगों ने इसका सम्मान किया। आज जो है इसमें ये मुकदमा सीबीआई का था, ये भी मुकदमा खत्म हो गया, अच्छी बात है। हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कहते थे, क्योंकि 9 नवंबर को ही जो है इस मसले को ख़त्म होना चाहिए था। 1 साल लटका रहा, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जो भी साक्ष्य गवाह जो है रहे उस जो है सीबीआई के पास रहे, आज जो है कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, कोर्ट पे विश्वास करते हैं। अगर बरी हो गए तो अच्छी बात है, बेहतर है, होना भी चाहिए था। कई लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि जो है बरी नहीं होना चाहिए था, कार्रवाई आगे चलनी चाहिए, इस पर आपका क्या हुआ? देखिए, सारे साक्ष्य जो है वो सीबीआई के पास थे, क्योंकि सीबीआई जो है गवाह सबूत जो है वो जो है कोर्ट जो है सबूत मांगता है। तो जब जहाँ सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उस जो है सबूतों के आधार पर देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तमाम लोगों ने कराया था।
आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नया विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। हम संविधान का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग थे उसमें कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं। अगर बरी कर दिया गया है तो अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं जनता को? देखिए, जनता के लिए तो हमारा जो है यही मैसेज है कि देश में इंसान अगर पैदा किया गया है तो अच्छी बात करें, अच्छा काम करें, क्योंकि जो है ये अयोध्या है, धर्म की नगरी है। हम धर्म की नगरी से संदेश देना चाहते हैं कि अगर जैसे हम हिंदू मुसलमान यहाँ हमेशा एक साथ में रहते हैं, मिल के रहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के सारे देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। अगर वो लोगों ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया तो इंसानों को भी चाहिए कि भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें और अच्छा काम करें और देश हमारा तरक्की करे। हम यही संदेश देना चाहते हैं। तो इस खास पेशकश में फिलहाल एक ब्रेक। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना सईदुल कादरी से मैं माफी चाहूंगा, उनके पास नहीं आ सका, अफसोस। इस शो में वक्त मेरे पास इतना ही है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला नए सिरे से फिर शुरू होगा।